फॉर एसक्यूएल डिस्कशन इसके अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इंक्लूड्स डीएमएल. डीएमएल एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड मींस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. सो ये वो कंपोनेंट है एसक्यूएल का जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन या तो डेटाबेस में मौजूद है तो उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं या फिर हम न्यू इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहते हैं. तो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा मैनिपुलेशन के 4 बेसिक डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस हैं. एक तो ये इंफॉर्मेशन के आप जब रीड करना चाह रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को तो दैट इज़ डन यूजिंग सेलेक्ट कमांड. उसके अलावा अगर आप एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ डन यूजिंग अपडेट कमांड. अगर आप एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन विद इन द डेटाबेस डिलीट करना चाहें तो इट इज़ अचीव्ड यूजिंग द डिलीट कमांड. और फिर अगर आप न्यू इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना चाह रहे हैं विद इन द डेटाबेस तो इंसर्ट कमांड यूज़ की जाती है. सेलेक्ट जो है कमांड वो यूज़ करने बेसिकली आपके पास एक कीवर्ड है विच इज़ एक्चुअली सेलेक्ट कीवर्ड और वो उसी से स्टार्ट की जाती है कमांड. उसके बाद आप स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं टू इंडिकेट कि आप तमाम एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं. अगर आप कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना चाहें तो आप उस एट्रीब्यूट का नाम मेंशन कर सकते हैं. कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं जी सेलेक्ट कमांड के साथ. और अगर आपने जब पूरी कमांड लिखनी होती है तो उसमें सोर्स टेबल का नाम बताना होता है. फ्रॉम का कीवर्ड यूज़ करने के बाद आप रिलेशन का नाम स्पेसिफाई करते हैं कि किस स्पेसिफिक रिलेशन से आप इंफॉर्मेशन फेच करना चाह रहे हैं. सो नाउ इन दिस केस वी यूज स्टैटिक जिसका मतलब है कि तमाम एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए जाएं. तो इस क्वेरी के रिजल्ट में हमारे पास सप्लायर रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स रिटर्न हो गए हैं जिसमें सप्लायर नंबर, नेम, एड्रेस, सप्लायर की सिटी और सप्लायर का स्टेटस भी शो हो रहा है. अगर हम ये चाहें कि किसी स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम स्टैटिक के बजाय उस कॉलम के नाम्स चूज़ करके बता देते हैं और उसके बाकी क्वेरी के कंपोनेंट सेम रहते हैं. यानी कि हमने रिलेशन का नाम बताना है और सिलेक्ट का वर्ड यूज़ करना है. तो आउट ऑफ ऑल ऑफ द डेटा आपके पास स्पेसिफिक जो कॉलम हमने स्पेसिफाई किए होते हैं वो सिलेक्ट होकर आपके पास शो हो जाते हैं. सिलेक्ट की क्वेरीज में हम डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे डीएमएल के ऑपरेशंस को या तो ऑपरेशन की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहे होते हैं या फिर उसकी आउटपुट को मॉडिफाई करके हमारे लिए चीज़ों को आसान बना रहे होते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन पर्पसेस. फॉर एग्जांपल अगर आप एज का कीवर्ड यूज़ करें तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपके पास जो आउटपुट में कॉलम्स आ रहे हैं आप उनको रीनेम कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर रीडेबिलिटी. इसके अलावा एज का कीवर्ड यूज़ करने से एक एब्स्ट्रैक्शन की लेयर भी मिल जाती है कि एंड यूज़र जो कॉलम के नेम देख रहा होता है तो उसकी वजह से ओरिजिनल नेम्स ऑफ कॉलम्स हाइड हो जाते हैं विच डज हैव इट्स ओन बेनिफिट फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हम कोई रोज़ को फिल्टर करना चाहें तो उसके लिए वेयर की क्लॉज यूज़ करते हैं. उसको यूज़ करने का सिंपल तरीका है कि रिलेशन के नाम के बाद हम वेयर का वो कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद जिस कॉलम के ऊपर कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताना चाहते हैं वो क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर देते हैं. नो समटाइम्स द क्राइटेरिया मे बी एज सच कि आपके पास कोई नंबर्स की रेंज हो जिसमें आप क्राइटेरिया अप्लाई करना चाह रहे हो. सो राइटिंग ऑल ऑफ दैट रेंज मे नॉट बी अ वेरी feasible way for the query developer. तो इसलिए आप between का एक ऑपरेटर आपके पास SQL में सपोर्टेड है. आप between का ऑपरेटर यूज़ करके वो रेंज ऑफ नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन दिस केस between 70 and 80 का मतलब ये हुआ कि 70 और 80 के बीच में जितने भी नंबर हैं दे मे बी इंटीजर्स या डेसिमल नंबर्स तो वो सब अगर उनमें से कोई भी वैल्यू आएगी तो वो इस क्राइटेरिया के ऊपर उसको चेक किया जा सकता है. In is another operator. ये in operator works along the same lines के जैसे आपके पास between था बट इसमें फ़र्क ये है कि इसमें एक लिस्ट को पास किया जाता है एंड जनरली ये जो लिस्ट होती है ये इंटीजर भी हो सकती है एंड इट कैन ऑल्सो बी कैरेक्टर वैल्यू स्ट्रिंग सीक्वेंस हो सकते हैं. लिस्ट ऑफ नेम ऑफ सिटीज़ हो सकती है और लिस्ट ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ आइटम्स. if it should be noted कि जो between का operator था that would not be useful when
अप्लाइड विद स्ट्रिंग वैल्यूज़, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज़ के बीच में कोई चीज़ आप अज्यूम नहीं कर सकते. देयर इज़ नो स्पेसिफिक सेट पैटर्न कि दो स्ट्रिंग्स के बीच में क्या चीज़ आएगी. सो इफ़ यू हैव लेट्स से सिटी ए एंड सिटी सी, तो वी कैन नॉट से कि सिटी ए और सिटी सी के बीच में कितनी सिटीज़ के नाम आ सकते हैं या उनका कोई ख़ास पैटर्न होगा. देयरफॉर हम बिटवीन ऑपरेटर को नहीं यूज़ कर सकते विद स्ट्रिंग्स. लेकिन इन ऑपरेटर के केस में हमारे पास सिटीज़ की अगर लिस्ट है तो वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. We also have another operator like, जिसमें हम strings को specifically change अगर करना चाहें कि अगर उसको filter करना चाहें based on a certain sequence of characters, तो हम वो specify कर सकते हैं. इसके अंदर आप like के keyword के बाद specific pattern identify करते हैं. वो पैटर्न एम्परसेंड और एंड के सिंबल के साथ यूज़ किया जाता है, एम्परसेंड और ये परसेंटेज सिंबल के साथ. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस व्हाट इट सेज इज कि आपके पास शुरू में स्ट्रिंग के शुरू में कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं. इट कैन बी एनी नंबर ऑफ एनी कैरेक्टर्स, बट सेंटर में देयर मस्ट बी दीज 5 कैरेक्टर्स CHARD एंड ऑल इन द कैपिटल लेटर्स. और उसके बाद देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. सो इन दिस केस परसेंटेज साइन ये बता रहा है कि एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कुड बी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 0 भी हो सकते हैं, यानी कि नो कैरेक्टर्स, यानी शार्ड, ये जो CHARD लिखा हुआ है, दिस इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज बीइंग चेक्ड या वेरीफाइड, तब भी ये चीज़ क्वालिफाई कर जाएगी. There are also these specific things are called as wildcards. There are other wildcards which we can use to specify a certain criteria. Is null, ये एक ख़ास किस्म का हमारे पास एक डिफरेंट फ्लेक्सिबल ऑपरेटर है कि जो हमें फैसिलिटेट करता है कि जब हम नल स्टोर्ड वैल्यूज़ के बारे में कोई चेक लगाना चाह रहे हो. इट हैज़ इट्स ओन यूटिलिटी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नल उन जगहों पर स्टोर करता है जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी होती. तो टू इंडिकेट इट्स परफॉर्मेंस परस्पेक्टिव वो उसको नल मार्क कर देता है. तो यू मे ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग एट टाइम्स के कोई अगर स्पेसिफिक फील्ड नल है तो आपको उसका पता लग जाए कि वो नल है. तो उसके लिए यू हैव अ स्पेसिफिक operator that has been designed keeping in mind the optimal performance parameters. तो वो is null के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ें. एग्रीगेट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जी कैलकुलेशंस को ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज़, और इनका जो मेन मकसद है कि ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं. सो एज़ कम्पेयर टू रो फंक्शंस, जो कि आपके पास रो फंक्शंस के अंदर हमने देखा था कि इस तरह होता है कि एक एक इंडिविजुअल रो के ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है. सो फॉर ईच रो there is a different output according to the value of that specific row. लेकिन एग्रीगेट फंक्शंस कंप्लीट रोज के ऊपर सारी रोज को प्रोसेस करके उनके ऊपर एक कलेक्टिव आउटपुट देते हैं, एक सिंगल रो आउटपुट देते हैं, सिंगल वैल्यू आउटपुट देते हैं, और इनको हम एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं. एग्रीगेट फंक्शंस की एग्जांपल में आपके काउंट का फंक्शन आ सकता है जो कि काउंट करता है. सम का फंक्शन कैलकुलेट्स द सम. एवरेज विल कैलकुलेट द एवरेज. वेरिएंस, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो कि एक कलेक्शन ऑफ रोज के ऊपर जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको एक सिंगल एक वैल्यू रिटर्न करेंगे विच वुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ द वैल्यूज कलेक्टिवली. सो आपके पास जो प्रॉब्लम्स आते हैं दे जनरली एनालिटिक्स, स्पेसिफिकली एनालिटिक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं दे क्वाइट ऑफन अप्लाई एग्रीगेट फंक्शंस. फॉर एग्जांपल आपके साथ आ सकता है कि अगर आपके मूवीज़ का कोई डेटाबेस पड़ा है या कोई रेंटल स्टोर का डेटाबेस है तो उसमें आपसे सवाल पूछा जाए हाउ मेनी मूवीज़ इन अ डेटा सेट. अच्छा, हाउ मेनी हैविंग नेम स्टार्टेड विद ए, तो अब आपके डेटा में ए से स्टार्ट होने वाली कितनी मूवीज़ हैं. सो जनरली आप बाकी तो काम लेट्स से लाइक ऑपरेटर यूज़ करेंगे और उसके अलावा बाकी चीज़ क्वेरी लिखेंगे, लेकिन साथ में आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा. कैलकुलेट द एवरेज रेंट फॉर मूवीज़. एवरेज रेंट मूवीज़ का क्या चल रहा है. हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेंट वैल्यूज़ क्या हैं, यानी कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू कि लेट्स से लोगों ने 3 वीक्स तक रिटर्न नहीं की या 4 वीक्स तक नहीं की, तो अब आपके पास कितना प्रॉफिट आया. या किसी बंदे ने 5 या 5 से ज़्यादा मूवीज़ एट अ टाइम रेंट कर ली हैं तो फिर कितना प्रॉफिट आया. सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेंट एज कम्पेयर व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू. तो अब लोएस्ट वैल्यू कितनी है कि ये क्या आपने कोई डिस्काउंट या प्रमोशन ऑफर की थी जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत
उस वीक या इनएक्सपेंसिव बुक्स को परचेज़ किया है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाती है एज के लोएस्ट रेंट वैल्यूज़ क्या हैं। तो इस चीज़ आपको हेल्प करती है एनालिसिस परफॉर्म करने में। ये हमारे पास एग्जांपल हो सकती है कि इफ़ यू वांट टू नो कि कितनी फिल्म्स हैं, तो आपने काउंट का फंक्शन कॉल किया, फिल्म आईडी पास की फ्रॉम द टेबल फिल्म, सेलेक्ट काउंट फिल्म आईडी फ्रॉम फिल्म वेयर टाइटल। अब आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है तो आपने इस तरीके से रन करना है। सिलेक्ट एवरेज रेंटल रेट एंड मैक्सिमम रेंटल रेट एंड मिनिमम रेंटल रेट फ्रॉम फिल्म। तो अगेन आपके पास जो टेबल है फिल्म का, इसके अंदर से आपने चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली हैं कि आप एवरेज रेंटल रेट क्या आ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही थी और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही थी। और आप फिर अपनी क्वेरीज के अंदर इसी तरह इन चीज़ों को मेजर करके लिख सकते हैं। Insert statement is used to add new data to the relation। ये डेटाबेस के अंदर जब आपके पास कोई न्यू डेटा आता है जिसको आप डेटाबेस में सेव करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप इंसर्ट का इक्वेशन या उसके जो कीवर्ड है वो यूज़ करके आप क्वेरी फॉर्म करते हैं। इसका मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंसर्ट इनटू का कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद टेबल का नाम बताया जाता है, टेबल के स्पेसिफिक कॉलम्स के नेम बता दिए जाते हैं कि किन कॉलम्स में इंसर्ट करना चाह रहे हैं। वैल्यूज़ का कीवर्ड यूज़ करके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पास की जाती हैं, यानी प्रोडक्ट नंबर के अंदर आपके पास 9080 आएगा, प्रोडक्ट नेम के अंदर ये आपके पास कंप्लीट नेम रिटर्न हो ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट टाइप के अंदर आपके पास रेड आ जाएगा और क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल क्वांटिटी में 6 की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ वी achieve the process of adding new data into the database। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप सिर्फ वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करें। अगर आप सिर्फ वैल्यूज़ करते हैं तो यू शुड बी श्योर कि आप जिस सीक्वेंस में वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं एक्चुअली वो सीक्वेंस वही है जिसमें आपके कॉलम्स डिफाइन किए गए हैं। सो अदरवाइज अगर तो डेटा टाइप का क्लैश आता है तो क्वेरी विल गिव एन एरर। बट अगर डेटा टाइप सेम है और आपने कॉलम्स के डेटा को इधर उधर लेट्स से मिस राइट कर दिया, तो वो डेटा अकॉर्डिंगली सेव हो जाएगा और फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा। देयर कुड बी अनदर वे कि अगर आप मल्टीपल रोज ऐड करना चाह रहे हैं तो यू मे राइट क्वेरी समथिंग लाइक दिस, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट और उसका कॉलम के नाम और फिर वैल्यूज़ के अंदर आपने मल्टीपल जितनी रोज एंटर करी थी उनके टपल्स एंटर कर दिए, जिससे मल्टीपल रोज एट द सेम टाइम एंटर हो जाती हैं। देन वी ऑल्सो हैव डिलीट स्टेटमेंट। जी डिलीट क्या करता है कि एक रो को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपने डिलीट स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो आपने फ्रॉम के बाद टेबल का नाम बताना है और उसके बाद वेयर की क्लॉज में स्पेसिफिक क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है कि आप किस रो को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी स्पेसिफिक रो की कॉलम की स्पेसिफिक कोई वैल्यू है वो स्पेसिफाई कर देंगे, तो जितनी भी रोज उस क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही होंगी वो रोज डिलीट कर दी जाएंगी। जिस तरह यहाँ लिखा है जी डिलीट फ्रॉम सप्लायर वेयर सप्लायर स्टेटस इज नल, यानी कि सप्लायर स्टेटस की वैल्यू जहाँ नल आ रही है हम उसको सप्लायर की डेटा के अंदर से रिमूव करना चाहते हैं, बिकॉज लेट्स से वी आर अज्यूमिंग कि ही और शी इज नॉट अ वैलिड सप्लायर। एक और ये हमारे पास आ जाता है जी कि डिलीट फ्रॉम सप्लायर्स वेयर प्रोडक्ट नंबर इन, और इसके बाद आपने एक इन के अंदर जो इन ऑपरेटर की एक थी कि हमारे पास एक लिस्ट आ सकती थी डिफरेंट आइटम्स की, तो इसी तरह आपने एक सब क्वेरी लिख दी है सिलेक्ट प्रोडक्ट नंबर फ्रॉम प्रोडक्ट फिर प्रोडक्ट नेम लाइक दिस। तो पहले ये सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और ये कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के नाम रिटर्न प्रोडक्ट नंबर रिटर्न करेगी। प्रोडक्ट नंबर्स वुड बी लेट्स से 19, 35, 60 एंड 32। तो ये आपके पास 3-4 प्रोडक्ट नंबर्स आ जाते हैं। इट कैन बी एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट नंबर्स और उसकी बेस पे फिर डिलीशन की क्वेरी रन होगी और वो जहाँ जहाँ प्रोडक्ट नंबर की ये सारी वैल्यूज होंगी उन सब रोज को डिलीट कर देगी। अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेंज या अपडेट द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द डेटाबेस। अपडेट का कीवर्ड यूज़ किया जाता है, उसके बाद टेबल का नाम बता के सेट का कीवर्ड यूज़ किया जाता है। सेट के बाद आप कॉलम का नाम बताते हैं जिस कॉलम का नाम चेंज कर कॉलम की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं और साथ में आप ये बता देते हैं कि उसकी क्या वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं। अच्छा इसको फिर अगर आप यूँ भी करना चाहेंगे, इसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताना चाहें तो आप एक्चुअली स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताएंगे कि जहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 0185 हो, क्राइटेरिया बताने के लिए एज यूजुअल वी विल यूज़ द वेयर कीवर्ड
और उसके बाद आप स्पेसिफिक चीज़ें भी बता सकते हैं कि अपडेट सप्लायर सेट सप्लायर स्टेटस इज इक्वल टू डिफ़ॉल्ट, यानी कि सप्लायर स्टेटस की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट कर दी जाए। एंड देन वी हैव अपडेट सप्लाइज सेट डिलीवरी पीरियड इज इक्वल टू डिलीवरी पीरियड प्लस 7। सो अब आप उसे बता रहे हैं कि डिलीवरी पीरियड की वैल्यू को एक्सटेंड कर दो बाय 7 डेज। और फिर उसके बाद उसने एक क्राइटेरिया बता दिया वेयर सप्लायर नंबर इन 15, 25, 35 एंड 45। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं फॉर अपडेटिंग the data within the database.